हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर क्या होता है कि ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की लास्ट स्टेज पावर एम्पलीफायर होती है। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की लास्ट स्टेज है पावर एम्पलीफायर। और पावर एम्पलीफायर को क्यों यूज़ किया, पावर एम्पलीफायर का एक्चुअली काम क्या है, हम देखते हैं कि पावर एम्पलीफायर क्या करता है कि जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की लास्ट स्टेज के बाद जैसे लाउड स्पीकर कनेक्ट किया है, लोड है, तो लोड को ड्राइव करने के लिए लोड को क्या मैक्सिमम पावर चाहिए, लाउड स्पीकर को मैक्सिमम पावर चाहिए, अधिकतम पावर चाहिए, तब जाके वो लाउड स्पीकर ड्राइव हो सकता है। तो उसको लाउड स्पीकर को ड्राइव करने के लिए हम पावर एम्पलीफायर लगाते हैं। तो इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड मैक्सिमम पावर टू ड्राइव द लोड। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड मैक्सिमम पावर, लोड को मैक्सिमम पावर देता है ये, ताकि लोड ड्राइव हो सकता है। तो यहाँ पे ये सिस्टम है, जैसे ये साउंड में माइक्रोफोन में गया, माइक्रोफोन ने क्या किया, साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया। इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर वोल्टेज एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई हुआ। वोल्टेज एम्पलीफायर यहाँ पे वो एक दो स्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज एम्पलीफायर की लगाई, तो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल सफिशिएंट लेवल पे गया, वोल्टेज के मिली वोल्ट में हो गया। तो यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे वोल्टेज एम्पलीफाई हुआ। वोल्टेज इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर पावर एम्पलीफायर ने क्या किया, पावर एम्पलीफायर ने उसकी पावर एम्पलीफायर ने क्या किया, यहाँ पे पावर को एम्पलीफाई किया। अब पावर एम्पलीफायर सही में पावर को एम्पलीफाई करता है या नहीं करता है, वो तो हम आगे जाके देखते हैं कि पावर एम्पलीफायर एक्चुअली में करता क्या है, पावर एम्पलीफायर का काम क्या है। लेकिन यहाँ पे पावर एम्पलीफायर है, तो अभी यूँ समझ लो कि पावर एम्पलीफायर क्या कर रहा है, उसकी पावर को एम्पलीफाई कर रहा है। अब देखते हैं कि पावर एम्पलीफायर एक्चुअली में पावर को एम्पलीफाई करता है या क्या करता है। तो पावर एम्पलीफायर यहाँ पे क्या कर रहा है कि पावर एम्पलीफायर यहाँ पे आउटपुट में मैक्सिमम पावर दे रहा है लाउड स्पीकर को, ताकि लाउड स्पीकर चल सके और लाउड स्पीकर ड्राइव हो सके और हमें लाउड स्पीकर वापस आउटपुट में साउंड मिल सके। तो यहाँ पे वही लिखा है, माइक कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इट इज़ एम्पलीफाइड बाय वोल्टेज एम्पलीफायर, सिग्नल इज एट वेरी लो वोल्टेज। तो बहुत सारी वोल्टेज एम्पलीफायर यूज़ करेंगे और उसकी वोल्टेज लेवल को बढ़ाएंगे। और यहाँ पे फिर पावर एम्पलीफायर क्या करेगा, पावर एम्पलीफायर उसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा ताकि लाउड स्पीकर ड्राइव हो सके। लाउड स्पीकर लोड है। तो पावर एम्पलीफायर क्या है, इट इज़ अ लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर है, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर कहलाता है। यह एक्चुअली में अभी मैंने बताया था कि पावर एम्पलीफायर क्या पावर को एम्पलीफाई करता है, तो उसका स्ट्रिक्टली आंसर है नो, पावर को वो एम्पलीफाई नहीं कर रहा। यह एक्चुअली में क्या कर रहा है, यह जो सप्लाई है, डीसी पावर सप्लाई है, जो यहाँ पे वीसीसी पावर सप्लाई है, उससे वह क्या है, डीसी पावर लेता है और उस डीसी पावर को वह कन्वर्ट करता है एसी सिग्नल पावर में। पावर एम्पलीफायर क्या कर रहा है, जो वीसीसी सप्लाई है, वीसीसी सप्लाई से वो डीसी पावर ले रहा है और उसको कन्वर्ट कर रहा है एसी सिग्नल पावर में। तो इस प्रकार से यह लार्ज मतलब अधिक से अधिक एसी पावर आउटपुट में देता है। तो ये क्या है, इट इज़ हैज़ लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर है और ये क्या करता है कि लार्ज एसी आउटपुट पावर प्रोवाइड कराता है। तो लार्ज एसी आउटपुट पावर होगी तो कहने का मतलब आउटपुट करंट ज़्यादा और आउटपुट वोल्टेज भी ज़्यादा। तो यह एक्चुअली में कन्वर्टर है, कहने का मतलब पावर एम्पलीफायर को आप यूँ समझ लो कि एज ए कन्वर्टर है। क्या कन्वर्टर है, डीसी पावर इनटू एसी पावर। डीसी पावर को किस में चेंज करता है, एसी पावर में चेंज करता है। डीसी पावर को एसी पावर में बदलता है। तो पावर एम्पलीफायर ने क्या किया कि वीक एसी पावर था तो यहाँ पे इनपुट में लेता है और आउटपुट में लार्ज एसी पावर प्रोवाइड कराता है। तो पावर एम्पलीफायर के ऐसे अपन कह सकते हैं कि डीसी टू एसी पावर कन्वर्टर है। ऐसे मान सकते हैं कि इसने वीसीसी जो पावर सप्लाई है उससे वह डीसी पावर लेता है, और उसको एसी पावर में कन्वर्ट करता है। तो हम अब समझ गए कि पावर एम्पलीफायर क्या कर रहा है कि डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट कर रहा है, डीसी पावर सप्लाई से वो लेता है। तो कन्वर्जन एफिशिएंसी देखते हैं। कन्वर्जन एफिशिएंसी क्या होता है, कन्वर्जन एफिशिएंसी क्या कहलाती है, कन्वर्जन एफिशिएंसी का मतलब है कि पावर एम्पलीफायर की यह योग्यता है या ये क्षमता है कि वह कितना डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करे, मतलब चेंज करे। तो यहाँ पे कन्वर्जन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एसी पावर बटा डीसी पावर। एसी पावर कौन सी, जो लोड को सप्लाई हो रही है, एसी पावर सप्लाई टू लोड, बटे डीसी पावर कौन सी, जो वीसीसी सप्लाई से ड्रॉन हो रही है। कहने का डीसी पावर सप्लाई
डीसी पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई वीसीसी। वीसीसी से डीसी पावर कितनी ले रहा है पावर एम्पलीफायर, और उस डीसी पावर को वह एसी पावर में कितना कन्वर्ट कर रहा है, कितना बदल रहा है, और वह लोड में जो सप्लाई होगी वो, तो डीसी पावर को एसी पावर में कितना कन्वर्ट कर पा रहा है, कितना बदल रहा है, डीसी पावर को एसी पावर में कितना बदल रहा है, वो कहलाता है कन्वर्जन एफिशिएंसी। इट इज़ अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ पावर एम्पलीफायर टू कन्वर्ट डीसी पावर को एसी पावर में बदलने की योग्यता है कन्वर्जन एफिशिएंसी। तो पी एसी बटा पी डी सी, एसी पावर सप्लाइड टू लोड बटे डीसी पावर ड्रॉन फ्रॉम वीसीसी, जो बैटरी लगाई है वीसीसी, उससे डीसी पावर लेना और उसको एसी पावर में कन्वर्ट करना। तो इस प्रकार हमें मैक्सिमम पावर मिलती है। लेकिन मैक्सिमम पावर के लिए हम मैक्सिमम बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पावर के लिए क्या है, मैक्सिमम पावर के लिए हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि उसमें मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में हम क्या लगाते हैं, ट्रांसफार्मर कपल करते हैं। ट्रांसफार्मर कपलिंग ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हमने पढ़ चुका है। तो ट्रांसफार्मर कपल करते हैं आउटपुट स्टेज में। तो ट्रांसफार्मर कपलिंग से क्या होता है कि वह इम्पीडेंस मैच होता है, इम्पीडेंस मैच से मैक्सिमम पावर आउटपुट लोड में ट्रांसफर होती है। पावर एम्पलीफायर तो डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है, और पावर एम्पलीफायर में हम ट्रांसफार्मर कपल यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर कपलिंग कहने का मतलब जो आउटपुट है उससे ट्रांसफार्मर जोड़ते हैं, और ट्रांसफार्मर से फिर हम आउटपुट में लोड को कनेक्ट करते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि मैक्सिमम पावर लोड को प्रदान करता है। ट्रांसफार्मर कपलिंग से क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि ये इम्पीडेंस में जो करता है, ये हम पहले मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में पढ़ चुके हैं। तो ये ट्रांसफार्मर कपलिंग के द्वारा इम्पीडेंस मैचिंग होती है, और इम्पीडेंस मैचिंग होने से मैक्सिमम पावर आउटपुट लोड में ट्रांसफ़र होती है। इस जैसे लाउड स्पीकर है लोड, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी उसको, तो उससे पहले लाउड स्पीकर से पहले हम ट्रांसफार्मर जोड़ेंगे, एम्पलीफायर का आउटपुट को ट्रांसफार्मर से कपल करेंगे और उसको लोड में कनेक्ट करेंगे। तो यह पावर एम्पलीफायर होता है। पावर एम्पलीफायर में हम अब देखते हैं कि पावर एम्पलीफायर एक्चुअली क्या है कि जैसे ये लार्ज पावर प्रोवाइड कर रहा है, तो इससे क्या हीट भी ज़्यादा होती है। हीट ज़्यादा होती है तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट डेवलप होती है, तो हीट सिंक का उपयोग करते हैं। हीट सिंक क्या होता है, एल्यूमिनियम से बना होता है, और हीट सिंक एल्यूमिनियम का होता है, और वह क्या करता है कि जो भी हीट डेवलप हुई है, जो भी हीट वहाँ पे पैदा हुई है, उस ऊष्मा को वह क्या कर रहा है, वो सराउंडिंग में वापस ट्रांसफ़र कर रहा है। तो हीट सिंक का क्या काम है, हीट सिंक इज यूज्ड टू ट्रांसफ़र हीट टू सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग्स में हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो हीट ज़्यादा डेवलप होने, जितनी भी डेवलप हो रही है उसको सराउंडिंग में ट्रांसफ़र कर रहा है, तो हीट सिंक का यूज़ करते हैं। नहीं तो लार्ज अमाउंट बहुत ज़्यादा ये गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊष्मा पैदा होगी, हीट सिंक का यूज़ नहीं करेंगे तो। और इससे हम पढ़ चुके हैं कि थर्मल रनअवे और ऐसी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे ट्रांजिस्टर लार्ज साइज का यूज़ करते हैं। देखो ट्रांजिस्टर लार्ज साइज का यूज़ करेंगे तो फ़ायदा ये हो जाएगा कि जितनी हीट डेवलप हुई है उसको ये झेल सके। जैसे कलेक्टर की साइज़ बड़ी होगी, इसमें बेस ठीक होगा, कलेक्टर की साइज़ बड़ी होगी, तो कलेक्टर की बड़ी साइज होने से यहाँ पे जितनी हीट वो पैदा हुई है वो कलेक्टर वहाँ पे उसको हैंडल कर सकता है। और ट्रांजिस्टर की लार्ज साइज होगी क्योंकि लार्ज करंट आउटपुट में मिल रही है। लार्ज पावर का मतलब आउटपुट करंट भी लार्ज और आउटपुट वोल्टेज भी लार्ज। तो लार्ज करंट मिल रही है, तो लार्ज करंट को झेलने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए ट्रांजिस्टर की जो साइज होती है वह लार्ज होती है। और हम हीट सिंक का यूज़ करते हैं, तो हीट सिंक क्या करता है, हीट सिंक उसको हीट को ट्रांसफ़र करता है सराउंडिंग में। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। पावर एम्पलीफायर की क्लासिफिकेशन, पावर एम्पलीफायर 4 प्रकार के होते हैं। क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन हम 4 ही पढ़ेंगे, ए बी सी और ए बी। ई एफ एस, क्लास एस, बहुत सारे पावर एम्पलीफायर होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे अपने सिलेबस में वैसे 4 ही है, 4 ही अपन पढ़ते हैं। ज़्यादा अपन इसमें क्लास एस और क्लास डी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी 4 ही हम पढ़ रहे हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास ए बी। तो क्लास ए एम्पलीफायर पढ़ते हैं। क्लास ये सारे एम्पलीफायर को क्लासिफिकेशन उसको किस आधार पे किया गया, किस आधार पर ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी बोला, यह है कि जो लोड लाइन होती है, लोड लाइन होती है,
लोड लाइन के जो क्यू पॉइंट होता है, लोड लाइन के ऊपर जो क्यू पॉइंट होता है उसकी पोजीशन के आधार पे कि क्यू पॉइंट कैसे कैसे लोड लाइन के बीच में है या लोड लाइन के मतलब जस्ट नीचे है, ऊपर है, तो उसकी जो वेरिएशन है, पोजीशन में वेरिएशन है, उसके आधार पे क्यू पॉइंट जैसे जैसे ऊपर नीचे हो रहा है उसके आधार पे एम्पलीफायर की क्लासिफिकेशन होती है। तो क्लास ए एम्पलीफायर में क्यू पॉइंट क्या होता है कि जो लोड लाइन है, जैसे लोड लाइन आपको पता ही है कि जो आउटपुट करंट है आईसी और आउटपुट वोल्टेज वीसीई, तो ये लोड लाइन है। आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में ये जो हमने लाइन यहाँ पे खींची है ये डी से सी, ये लोड लाइन कहलाती है। और लोड लाइन के बीच में यहाँ पे मिडल पे बीचों बीच, लोड लाइन के बीचों बीच अगर क्यू पॉइंट है तो वह क्लास ए एम्पलीफायर में कहलाता है। क्योंकि क्लास ए एम्पलीफायर की यही विशेषता है कि उसमें क्यू पॉइंट जो होता है वो मिडल में होता है, बीचों बीच होता है क्यू पॉइंट। तो इससे क्या होगा कि क्यू पॉइंट बीच में होने से, ये क्यू पॉइंट देखो, क्यू पॉइंट बीच में होने से क्या होगा कि जैसे अपन इनपुट करंट यहाँ पे इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे, ये देखो इनपुट सिग्नल यहाँ पे अप्लाई किया है, तो इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे तो जो आउटपुट हमें वोल्टेज मिल रहा है या जैसे आउटपुट करंट फॉर्म में मिल रहा है, ये आउटपुट करंट है और ये आउटपुट वोल्टेज है, तो जो भी करंट और वोल्टेज मिल रहा है उसका कहीं पे भी डिस्टोर्शन नहीं हो रहा, पूरा का पूरा अपन को वोल्टेज मिल रहा है, पूरा का पूरा अपन को करंट मिल रहा है। कोई भी सिग्नल का पार्ट है वह डिस्टोर्शन नहीं होगा, वह कटेगा नहीं, वह क्लिप नहीं होगा, कोई भी कट नहीं होगा, सिग्नल का पूरा पार्ट हमें आउटपुट में मिलेगा। तो क्लास ए एम्पलीफायर में क्यू पॉइंट बीच में होने से, क्यू पॉइंट की पोजीशन बीचों बीच होने से, लोड लाइन के बीच में होने से क्या होगा कि जो कलेक्टर करंट है, आउटपुट कलेक्टर करंट है, वह इनपुट सिग्नल के पूरे साइकिल के दौरान फ्लो होगी। मतलब जो इनपुट सिग्नल, ये इनपुट सिग्नल का पूरी साइकिल है, ये पूरी साइकिल कहलाती है। इनपुट सिग्नल की पूरी साइकिल में आउटपुट जो करंट है, ये आउटपुट कलेक्टर करंट है, वो पूरी फ्लो होगी। उसका कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है वह क्लिप होगा, पूरा का पूरा एसी, पूरा का पूरा जो आउटपुट करंट है, कलेक्टर करंट है, वो फ्लो होगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि इसका कोई भी पार्ट सिग्नल का कट नहीं हुआ है, तो इस प्रकार से कोई भी डिस्टोर्शन नहीं पैदा हुआ है। तो क्लास ए एम्पलीफायर में कोई डिस्टोर्शन पैदा नहीं होता क्योंकि कोई भी पार्ट इसका कट नहीं होता। ये क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट क्या कहलाती है, आईसी और वीसी की वैल्यू है, वीसी क्यू आई क्यू, और ये वोल्टेज, पूरा वोल्टेज हमें लेवल मिला, कोई भी पार्ट कट नहीं हुआ। ये वी मैक्सिमम, ये वी मिनिमम वोल्टेज, ये यहाँ पे भी ऐसे ऐसे आई मैक्सिमम, आई मिनिमम, ये आई सी क्यू और ये वी सी क्यू, और ये इनपुट करंट। तो ये क्लास ए एम्पलीफायर है। अब पढ़ते हैं क्लास बी एम्पलीफायर। क्लास बी एम्पलीफायर क्या है? क्लास बी एम्पलीफायर में क्या होता है कि जो क्यू पॉइंट होता है, जैसे क्लास ए एम्पलीफायर में पढ़े थे कि क्यू पॉइंट लोड लाइन के बीचों बीच होता है, मिडल में होता है, वैसे वैसे यहाँ पे क्लास बी एम्पलीफायर में क्या होगा कि क्यू पॉइंट है वो बीच में नहीं होके बॉटम एंड पे होगा या टॉप एंड पे होगा। क्लास बी एम्पलीफायर में क्यू पॉइंट कहाँ होगा, या तो यहाँ पे कट ऑफ पोजीशन में होगा। कट ऑफ मतलब यहाँ पे देखो, ये कट ऑफ आईसी का मान 0, यहाँ पे या तो कट ऑफ में होगा या इधर होगा सेचुरेशन में, टॉप पे सेचुरेशन में होगा यहाँ पे, या कट ऑफ रीजन में। यहाँ पे देखो कट ऑफ ये क्षेत्र है, तो यहाँ पे कट ऑफ क्षेत्र में क्यू पॉइंट होगा, क्यू पॉइंट कट ऑफ में होगा, तो ये बॉटम एंड बोलते हैं। ये बॉटम एंड में क्यू पॉइंट है, या फिर क्यू पॉइंट कहाँ होगा, टॉप एंड पे होगा। माना कि यहाँ पे क्यू पॉइंट अभी है क्लास बी एम्पलीफायर में बॉटम एंड पे, तो बॉटम एंड पे होने से क्या होगा, हम देखते हैं कि सिग्नल जो आउटपुट वोल्टेज है वो उसमें कोई पार्ट कटता है या उस पूरा का पूरा हमें वोल्टेज या करंट मिलता है, वो देखते हैं। देखो जैसे ये यहाँ पे इस डायग्राम से हमें मालूम पड़ रहा है, इस ग्राफ से देखो कि क्यू पॉइंट की जो पोजीशन है वह कट ऑफ में है, तो करंट 0 हो रही है यहाँ पे, और एक क्यू पॉइंट में जो इनपुट करंट है, ये इनपुट करंट यहाँ पे ऐसे हमने ये इनपुट करंट, ये इनपुट सिग्नल, और इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट करंट है और आउटपुट वोल्टेज है। तो आउटपुट करंट देखो, आउटपुट करंट में यहाँ पर इसका जो नेगेटिव साइकिल है वह कट हो रहा है, नेगेटिव साइकिल नहीं आ रहा, नेगेटिव भाग नहीं आ रहा, ये नीचे वाला भाग कट हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्यू पॉइंट यहाँ पे कट ऑफ पोजीशन में है, तो हमें केवल पॉजिटिव भाग मिल रहा है, नेगेटिव पार्ट नहीं मिल रहा, नेगेटिव पार्ट क्लिप हो रहा है, कट हो रहा है। वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज में भी वही होगा, आउटपुट वोल्टेज में नेगेटिव भाग नहीं मिलेगा, ऋणात्मक भाग नहीं मिलता, नेगेटिव पार्ट नहीं मिलता है, केवल पॉजिटिव पार्ट मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि क्यू पॉइंट क्लास बी एम्पलीफायर में कट ऑफ में होने से क्या होगा कि जो
करंट है, आउटपुट करंट जो फ्लो हो रही है वह केवल इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल फ्लो होने पर ही आउटपुट करंट मिल रही है। नेगेटिव हाफ साइकिल में, इनपुट के नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई करंट हमें नहीं मिल रही। तो अपन कह सकते हैं कि जो कलेक्टर करंट है वह केवल आईसी करंट फ्लोज ड्यूरिंग ओनली हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल के हाफ साइकिल के दौरान ही आउटपुट करंट हम फ्लो होती है। नेगेटिव इनपुट सिग्नल का तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान कोई हमें आउटपुट करंट नहीं मिलती, कोई वोल्टेज नहीं मिलता। तो यहाँ पे डिस्टोर्शन पैदा होता है। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव भाग है, नेगेटिव भाग यहाँ पे आउटपुट में नहीं मिलता, वो पार्ट क्लिप हो रहा है, कट हो रहा है, तो डिस्टोर्शन पैदा हो रहा है और आउटपुट सिग्नल में डिस्टोर्शन आ रहा है। ये तो है क्यू पॉइंट कट ऑफ में। जैसे क्यू पॉइंट इधर होगा, टॉप एंड पे होगा, तो यहाँ पे होने से यहाँ पे वोल्टेज का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा और करंट मैक्सिमम होगी सेचुरेशन रीजन में। तो यहाँ पे करंट में केवल नेगेटिव भाग मिलेगा और पॉजिटिव भाग नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब क्लास बी एम्पलीफायर में क्या होता है कि क्लास बी एम्पलीफायर में जो भी इनपुट सिग्नल है, तो इनपुट सिग्नल के जो दोनों हाफ साइकिल है, दोनों हाफ साइकिल में कोई एक हाफ साइकिल पे ही हमें आउटपुट मिलेगा, या तो प्लस वाला पार्ट मिलेगा या नेगेटिव वाला पार्ट मिलेगा। प्लस वाला पार्ट कब मिल रहा है? आउटपुट करंट प्लस वाला पार्ट मिल रहा है जब क्यू कट ऑफ में है, और क्यू अगर टॉप एंड पे सेचुरेशन में है, सेचुरेशन रीजन में है, तब हमें केवल नेगेटिव भाग मिल रहा है। आउटपुट करंट जो फ्लो हो रही है वो केवल नेगेटिव भाग में फ्लो हो रही है। पॉजिटिव जो पार्ट है वो क्लिप हो रहा है, पॉजिटिव पार्ट नहीं आएगा उसमें, केवल नेगेटिव आएगा पार्ट। तो ये है। और क्यू पॉइंट अगर यहाँ पे कट ऑफ में है तो हमें केवल पॉजिटिव पार्ट आएगा, आउटपुट नेगेटिव पार्ट नहीं आएगा। इनपुट का केवल पॉजिटिव पार्ट आएगा, इनपुट का पॉजिटिव पार्ट आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल क्लिप हो जाएगी, वह कट हो जाएगी, नहीं आएगी। तो ये क्लास बी एम्पलीफायर होता है। यहाँ पे डिस्टोर्शन पैदा होगा क्योंकि आउटपुट में ये डिस्टोर्शन, ऑब्वियसली डिस्टोर्शन पैदा होगा क्योंकि आउटपुट में नेगेटिव भाग यहाँ क्लिप हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव भाग क्लिप हो रहा है, तो कोई एक ही पार्ट आएगा। तो यहाँ पे क्लास बी एम्पलीफायर में डिस्टोर्शन पैदा होता है। लेकिन हम क्लास बी एम्पलीफायर यहाँ पे क्यू पॉइंट को यहाँ पे कट ऑफ रीजन में होने से हमको ये फायदा मिल जाता है कि इसकी जो एफिशिएंसी है, कन्वर्जन एफिशिएंसी, कलेक्टर एफिशिएंसी, वह ज़्यादा होती है। वह हम देखते हैं आगे जाके। पहले हम इसका एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं सबका। क्लास बी एम्पलीफायर हो गया ये। अब हम पढ़ते हैं क्लास सी एम्पलीफायर।